हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव स्नेही और आज हम डिस्कस करेंगे एल नीनो के बारे में। एल नीनो एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है एंड फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। उसके अलावा इन टॉपिक्स पर मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और डिफरेंट जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिटेल में देखेंगे और इसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे और इसके बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एल नीनो, ला नीना, इन टॉपिक्स को समझने से पहले आपको पैसिफिक ओशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पैसिफिक ओशन कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन जा रही है, यहाँ से इक्वेटर होके गुजरता है, यहाँ से इक्वेटर होके गुजरता है। अब है क्या कि पैसिफिक ओशन नॉर्मली तो एक बहुत ही लार्ज और सबसे लार्जेस्ट ओशियनिक बॉडी है, लेकिन पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं। अब ये प्रोसेसेस क्या है, इसको समझना बहुत ही सिंपल है। ये तो अभी हमने पैसिफिक ओशन को ऊपर से देखा है, मतलब ये टॉप व्यू है। अगर हम पैसिफिक ओशन को साइड से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो पैसिफिक ओशन साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डेप्थ है ज़मीन की जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, जिसको ही आप पैसिफिक ओशन कहते हो। तो मान लेते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया और इस साइड है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन साइड में इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पे ना मल्टीपल चीज़ें चल रही है। एक तो पैसिफिक ओशन के ऊपर बहुत सारी हवा है, बहुत सारी एयर है, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पे कैसे कैसे मूवमेंट्स चलते हैं। एक तो जो हवा है पैसिफिक ओशन के ऊपर, वो यूजुअली इस डायरेक्शन में मूव करती है। नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशंस में जो हवा है वो पैसिफिक ओशन के ऊपर जो हवा चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती है। जब हवा इस डायरेक्शन में चलती है तो ये जो पानी है ना, पानी का जो सरफेस है, जो पानी का सरफेस है, पानी की सतह है, वो भी इस हवा के साथ खिंचता हुआ इस डायरेक्शन में चलने लगता है। मतलब सरफेस पर जो पैसिफिक ओशन के करंट मूव करता है पानी का, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि हवा उसको अपने साथ खींच के ले जाती है। ठीक है, तो जब हवा इस डायरेक्शन में जा रही है तो पानी भी इस डायरेक्शन में जाएगा। जब पानी सरफेस वाला इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो इस ऑस्ट्रेलिया की जो बाउंड्री है इससे टकराएगा, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। उसके बाद ये नीचे घूम जाता है। ठीक है, ये जो है पानी नीचे की साइड घूम जाता है। तो मतलब अगर आप पैसिफिक ओशन को साइड से देखो तो उसके ऊपर हवा में बहुत सारे सर्कल्स ऐसे चल रहे हैं। पैसिफिक ओशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे राउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये साइड प्रोफाइल हो जाती है पैसिफिक ओशन की, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं कि एल नीनो और ला नीना है क्या। जब मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, तो आप समझते हैं कि ये फिनोमिना होता ही क्यों है। देखो, इस पूरे सिस्टम में ऊपर एक और चीज़ है जिसको मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, और वो है सन। है ना, ऊपर सन है और सन कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, ओशन के सरफेस को, हवा को, ज़मीन को, इन सबको गर्म करता रहता है। और अगर क्लाउड्स होते हैं, सन नहीं होता, तो ये चीज़ें ठंडी हो जाती है। और कोई चीज़ गर्म होती है तो वो तेज़ चलती है, ठंडी होती है तो वो स्लो चलती है। जो चीज़ जब हवा हवा जब गर्म होती है तब ऊपर की तरफ उठती है ना, और जब हवा कोल्ड होती है तो वो नीचे की तरफ जाती है, मतलब सेटल हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और क्योंकि इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, इसी कारण एल नीनो और ला नीना होता है। अब ये है क्या? एक्चुअली ये एक सदर्न ऑसिलेशन का पार्ट है। ऑसिलेशन मतलब कोई पेंडुलम है। पेंडुलम को आपने इधर इधर से धक्का दिया तो वो इधर चले जाएगा कुछ देर में, फिर वापस इधर आएगा, वापस इधर जाएगा। इसी मूवमेंट को ऑसिलेशन कहा जाता है। क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के थोड़े साउथ में हो रहा है, इसलिए इसको सदर्न ऑसिलेशन कह दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सदर्न ऑसिलेशन कह दिया जाता है। सिंपल। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो नॉर्मल कंडीशन में एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो एनसो है, जो ये पूरा सदर्न ऑसिलेशन है, ये एक साइक्लिक क्लाइमेटिक पैटर्न है। फाइन। और इसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, चाहे वो मॉनसून हो गया, सर्कुलेशन हो गया हवा का, वेदर पैटर्न हो गए, इन सारे कल्मिनेशन से एनसो निकल के आता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है वो अभी मैंने आपको बताया था। जो नॉर्मली होता है, नॉर्मल जो एक्चुअल फेज होता है उसको आप वॉकर सर्कुलेशन भी कहते हो। तो ये नॉर्मल फेज हो गया। उसके अलावा वैसे टोटल 3 फेजेस आपको इस एनसो में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो एनसो है ना, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जहाँ पे क्लाइमेट इधर होता है, फिर इधर हो जाता है, फिर इधर होता है, फिर इधर हो जाता है,
इसके 3 फेजेस होते हैं। तो पहले देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है। नॉर्मल कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि पैसिफिक ओशन की साइड प्रोफाइल हमने देखी, तो हवा जो है ना, जिसको आप ट्रेड विंड्स कहते हैं, ट्रेड विंड्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में चलती है। तो जो समुद्र की सतह है, सतह का जो पानी है, वो भी इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। आप देख सकते हो जो नॉर्मल कंडीशन में जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ये डायरेक्शन है। फाइन। सिर्फ यही नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में एक और चीज़ होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये गर्म होता है और जो राइट वाला पोर्शन है वो ठंडा होता है। लेफ्ट मतलब जो पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है ना, वो होता है गर्म, और जो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है वो होता है कोल्ड। अगर आप इसको मैप पे देखना चाहो तो मतलब ये वाला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया के पास वाला, ये यूजुअली गर्म होता है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, बट ठीक ठाक गर्म होता है ना। और जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है, मतलब ये वाला जो पैसिफिक ओशन है, वो थोड़ा होता है कोल्ड। अब मैंने आपको क्या कहा था, अब आप खुद देखो, जब पैसिफिक ओशन इस रीजन में गर्म है तो क्या है, ये हवा के, एयर के कांटेक्ट में भी तो आ रहा है ना। तो जब ये पैसिफिक ओशन का पानी गर्म है तो इसके ऊपर वाली हवा भी गर्म हो जाएगी, है ना। और पैसिफिक ओशन का जो रीजन, मतलब जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वो पानी ठंडा है तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि गर्म हवा जाती है ऊपर और ठंडी हवा जाती है नीचे। तो ये एक सर्कुलेशन बन गया कि गर्म हवा तो यहाँ से ऊपर जा रही है और ठंडी हवा यहाँ पे नीचे जा रही है। तो ये क्या होगा, एक सर्कुलेशन ऐसे बन जाएगा, है ना, कि यहाँ पे हवा ऊपर गई, यहाँ पे नीचे गई, तो फिर ये ऐसे ही साइकिल जैसे एक सर्कुलेशन बन जाता है। जब ये इस डायरेक्शन में सर्कुलेशन चलता है, तब ये जो पानी है वो भी ट्रेड विंड्स के साथ इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो गर्म पानी इधर ना और इकट्ठा होता है, तो मतलब यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे ठंडा पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऊपर की हवा है वो भी गर्म हो गई, वो ऊपर जा रही है। यहाँ पे हवा ठंडी है तो वो नीचे की साइड आ रही है। तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है दैट जो ट्रेड विंड्स हैं, जिसको आप ईस्टर्ली भी बोलते हो, वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, मतलब साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये हमने देख लिया। और जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास जो पानी है वो गर्म होता है, और जो ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है पेरू और चिली के पास, वो कूलर होता है। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे पानी थोड़ा ठंडा है। ऐसा क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब जो हवा है वो कैसे मूव कर रही है, वो ऐसे मूव कर रही है। ये अभी पैसिफिक ओशन का साइड व्यू है हवा वाला। तो यहाँ पे क्योंकि हवा क्या है, गर्म है, यहाँ पे हवा क्या है, ठंडी है। अब जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की साइड आती है। तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है ना। इसी सर्कुलेशन को कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। इसी सर्कुलेशन को कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। और जो पानी है वो हमने देखा इस डायरेक्शन में मूव कर ही रहा है, ये एरो से आपको पता चल रहा है। और ये रीजन ना थोड़ा सा गर्म है, और जब गर्म हवा होती है तो वो बहुत ऊपर जाती है। ऊपर जाते ही देखो, ऊपर आप जितना जाओगे एटमॉस्फेयर उतना कोल्ड होता जाएगा। अगर हम सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ऊपर जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्म हवा ना ठंडी हो जाती है। जैसे ही गर्म हवा ठंडी हो जाती है, वहाँ पे क्या बन जाते हैं, वहाँ पे बन जाते हैं बादल, क्लाउड्स बन जाते हैं। तो मतलब जहाँ पे गर्म हवा ऊपर जाती है वहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इस रीजन में बादल बन जाएंगे। यहाँ पे बादल बन जाएंगे तो क्या होगा, बारिश। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो कोल्ड हवा थी, ठंडी हवा थी, और जो ठंडी हवा है वो तो नीचे सेटल हो रही है, ठंडी हवा नीचे सेटल हो रही है, तो यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं हो रही। तो ये नॉर्मल रीजन में इस टाइप से होता है। और प्रीलिम्स में ना यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल पैसिफिक कंडीशन में क्या होता है, साउथ अमेरिका के पास जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर नॉर्मल एनसो के कंडीशन में क्या होता है। इस टाइप से प्रीलिम्स में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हवा में क्या हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि समुद्र के अंदर नीचे के साइड क्या हो रहा है। यहाँ पे होती है अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या होती है, ये भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अपवेलिंग क्या होता है, देखो बेसिकली जो समुद्र है
उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। अब ये सब क्या है, भारी है पानी से, तो ना समुद्र के नीचे यहाँ पे सेटल हो जाते हैं एकदम सतह पर, बॉटम पर। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये एकदम बॉटम पे सेटल हो जाते हैं और बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे तैर रही हैं। ये बहुत सारी मछलियाँ हैं, ठीक है, ये फिश है जो कि ऊपर की साइड तैर रही है। अब मैंने आपको क्या कहा, जो पानी है वो कैसे मूव करता है, पानी इस डायरेक्शन में आता है ना, पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे पानी इकट्ठा होके जाएगा कहाँ, ऊपर तो जा नहीं सकता, हवा में थोड़ी जाएगा, तो वो नीचे मूव कर जाता है। पानी ऐसे घूम जाता है और फिर देखो समुद्र की सतह तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन समुद्र का जो बॉटम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समुद्र के बॉटम पे पानी। तो जब समुद्र के बॉटम वाला जो पानी इस डायरेक्शन में मूव करता है तो वो अपने साथ इन न्यूट्रिएंट्स को लेके सतह पे आ जाता है। मतलब साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है ना, साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है उसके पानी में, उसके सरफेस के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कि समुद्र के बॉटम पर थे। अब जब इतने ऊपर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो जो फिश है ना, फिश, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, फिश की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इस ही प्रोसेस को कहते हैं अपवेलिंग, क्योंकि वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो यही आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये रिच मरीन इकोसिस्टम क्रिएट करता है, सिंपल फिशरीज को बूस्ट करता है साउथ अमेरिका में। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, ये भी अब आपको समझ में आ गया है कि अपवेलिंग हो रही है। न्यूट्रिएंट्स ज़मीन पे जो पड़े हुए हैं वो सरफेस पे आ गए और फिश जो है वो सरफेस पर ही है ज़्यादातर, तो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो मतलब फिशिंग इंडस्ट्री साउथ अमेरिका में अच्छी चलती है नॉर्मल कंडीशन में। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशन है बीच में, यहाँ पे हवा गर्म है तो वो ऊपर उठती है और बादल बन जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगी। सिंपल, वार्म वाटर जो है उससे कन्वेक्शनल करंट बनेंगे और हैवी रेनफॉल और थंडर स्टॉर्म भी यहाँ पे आते हैं। फाइन, लेकिन जो पैसिफिक रीजन है, ईस्टर्न पेरू वाला या फिर साउथ अमेरिकन वाला, यहाँ पे तो हवा नीचे जा रही है ना, क्योंकि हवा कोल्ड है, तो यहाँ पे बादल नहीं बनते, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस आ जाती हैं। ये सब लॉजिकल है और इसमें बहुत ही सिंपली हमने इसको समझ लिया है। अब ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब समझते हैं कि एल नीनो यहाँ पे कहाँ से आता है। एल नीनो क्या होता है, एल नीनो में जो चल रहा था वो रिवर्सल ऑफ द ट्रेड विंड्स हो जाता है। ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में चल रही थी ना, अगर ये इस ट्रेड विंड का डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो क्या होता है, तो एल नीनो होता है। इसलिए पहले नॉर्मल कंडीशंस हमने पढ़ी कि एल नीनो का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ही बदल गया यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं और यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डेप्थ में जाना कि एल नीनो होता क्यों है। इनफैक्ट आज की डेट में भी साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि एल नीनो कब आने वाला है और कब नहीं आने वाला। ये ट्रेड विंड्स एकदम से जब रिवर्स हो जाती हैं, ये कब होंगी ये हम आज भी अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट ये है क्या, इसको समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रेड विंड्स है या तो वो वीक हो जाती है या फिर वो रिवर्स हो जाती है। मतलब इस मैप पे देखो, जो नॉर्मल कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि ये रीजन, ये वाला जो रीजन था ये गर्म था और ये वाला जो रीजन था वो ठंडा था। इसके अलावा जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, ट्रेड विंड्स जा रही थी इस डायरेक्शन में। ये सब हम देख चुके हैं, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेड विंड्स जा रही है इस डायरेक्शन में। अगर हवा इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो समुद्र की सतह है, जो समुद्र की सतह है और उस पर जो पानी है वो भी हवा के साथ खिंचकर इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, है ना। जो समुद्र की सतह है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब वही चीज़ होगी जो पहले होती थी, बस उसका कंप्लीट ऑपोजिट हो जाएगा और कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा। ये टर्म आपको याद रखना है, रिवर्सल। क्यों, हवा अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो मतलब यहाँ पे जो समुद्र है वो गर्म है और यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पे है साउथ अमेरिका और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया और ऊपर इंडोनेशिया है। ठीक है, अब समुद्र की सतह से जो पानी है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे जो पानी है वो गर्म है, यहाँ पे पानी ठंडा है। पानी ठंडा है तो इसके ऊपर हवा भी ठंडी होगी, यहाँ पे पानी गर्म है तो इसके ऊपर हवा भी गर्म होगी।
तो अब इससे क्या होगा, सिंपल, ये जो हवा है ये ऊपर उठेगी, ये हवा ऊपर उठेगी और यहाँ पे हवा नीचे सेटल होगी। तो यहाँ पे जो देखो सर्कुलेशन है वो उल्टा हो गया एकदम, है ना। जो वॉकर सर्कुलेशन था जो कि इस डायरेक्शन में घूमता था, अब वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, फाइन। और यहाँ पे जो है पानी गर्म है, यहाँ पे पानी ठंडा है। यहाँ पे हवा गर्म है तो क्या होगा, गर्म हवा क्या करती है, गर्म हवा ऊपर जाती है। गर्म हवा ऊपर जाके ठंडी होती है तो क्या बनता है, बादल बनते हैं। यहाँ पे क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। तो मतलब जो लास्ट क्लास में, लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था कि ईस्टर्न पैसिफिक, पेरू के पास, मतलब साउथ अमेरिका के पास जो ड्राई रहता था, अब वहां पे आ जाएगी बारिश। इतनी बारिश होगी कि वहां पे बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आना चालू हो जाएगी बारिश। लेकिन यहाँ पे तो ठंडी हवा थी, ठंडी हवा तो नीचे सेटल हो जाती है, बादल वगैरह कुछ नहीं बने, तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो जाएगा ड्राई, सूखा पड़ जाएगा। यहाँ पे गर्मी, बहुत तेज गर्मी, अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में ये होता है तो वहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि बादल नहीं है ना, कोई बादल ही नहीं है ऊपर धूप से बचाने के लिए, तो एकदम ड्राई सूखा टाइप माहौल यहाँ पे हो जाएगा। ये होता है एल नीनो। दूसरी चीज फिर से देखो, जब पानी का सरफेस इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी का सरफेस इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये है पानी का बॉटम, पानी के बॉटम पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब पानी सरफेस पे इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो घूम के इस डायरेक्शन में, जब वो नीचे, ऊपर तो जा नहीं सकता ना पानी, पानी नीचे जाएगा, साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उससे टकरा के पानी नीचे की तरफ घूमेगा और वो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स थे, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसको ये साउथ अमेरिका से दूर ले जाएगा। तो जो अपवेलिंग होती थी वो हो गई खत्म, क्योंकि साउथ अमेरिका से दूर चले गए ना न्यूट्रिएंट्स तो, और दूसरे डायरेक्शन में आ गए। तो साउथ अमेरिका के इस रीजन में जो फिशरीज होती थी उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हो रही है एल नीनो में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये रीजन ठंडा पड़ा रहता है। पानी की बात करूँ मैं, वाटर की, वाटर यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, लेकिन यहाँ पे ड्राईनेस आ जाती है इसलिए, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाती हैं, बहुत थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, बारिश होती है। तो वीकनिंग और रिवर्सल होता है ट्रेड विंड्स का, ये हमने देख ही लिया। और ये जो यहाँ पे जो वॉकर सेल है या फिर जो ओवरऑल कंडीशंस है वो इस तरह से होती है। जो ये देखो, ये जो क्लाउड्स है ना, ये क्लाउड्स, ये पहले कहाँ बन रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बन रहे थे। ये क्लाउड्स बन रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब ये जो क्लाउड्स हैं इनका डायरेक्शन हो गया शिफ्ट, अब ये यहाँ पे आगे की साइड मूव कर गए, ठीक है। जो क्लाउड्स है वो आगे की साइड मूव कर गए और जो सर्कुलेशन था वो अब इस टाइप से हो रहा है, ये भी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो पानी है वो ईस्टवर्ड जा रहा है, मतलब वो साउथ अमेरिका की तरफ जा रहा है, गर्म पानी, वार्म वाटर यहाँ पे जा रहा है, ये भी हमने देख लिया। फिर जो अपवेलिंग है वो सप्रेस हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, नॉर्मल कंडीशन में जो सरफेस वाटर है वो तो इस डायरेक्शन में जाता है, फिर नीचे सबसाइड होके ऐसे घूम के जो ज़मीन पे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके समुद्र की सतह पे आ जाता है। अब क्योंकि पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनको अपने साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, और परु के साथ में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अवेलेबल नहीं है या कम होते हैं, जिससे फिशरीज को काफ़ी नुकसान होता है, पुअर फिशरीज हो जाती है, मरीन लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता। नॉर्मल कंडीशन में तो करता है, एल नीनो के दौरान फिश पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है, फाइन, ये आपको ध्यान रखना है। अब एल नीनो का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, देखो जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बादल बनते हैं ना तो उससे बारिश इंडिया में भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बादल ही नहीं बने और ड्राई सीजन हो गया पूरा, तो इंडिया के ऊपर भी ड्राइनेस रहती है। अगर इंडिया में भी ड्राइनेस है तो ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ेगा और क्रॉप फेल हो जाएगी, क्योंकि मानसून भी वीक होगा। क्योंकि जो हाई प्रेशर रीजन बनता है, जब मैंने कहा ना जो ठंडी हवा है वो नीचे जाती है, इसका मतलब है हाई प्रेशर, और जब मैंने कहा गर्म हवा ऊपर जाती है इसका मतलब है लो प्रेशर, और लो प्रेशर में ही होती है बारिश, और हाई प्रेशर में पड़ता है सूखा, ड्राइनेस। तो जब नॉर्मल कंडीशन में लो प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो थोड़ा बहुत लो प्रेशर इंडिया के ऊपर भी था, और इसलिए दोनों जगह बारिश हो रही थी। एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बन गया हाई प्रेशर,
और इंडिया के ऊपर भी हाई प्रेशर ही है। जब हवा नीचे की तरफ आ रही है इंडिया के ऊपर तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल मानसून से बनते हैं ना, वो भी डिस्करेज हो जाते हैं, उनकी भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हाई प्रेशर रीजन बनने के कारण इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मानसून वीक रहता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो वाइल्ड फायर मतलब जंगल में आग लग जाती है, इतना सूखा पड़ जाता है। साउथ अमेरिका में लेकिन भयंकर रेनफॉल होती है। यूएसए में जो विंटर्स हैं वो गर्म आती हैं, क्योंकि देखो जो एल नीनो है उसने क्या करा, जो गर्म हवा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गई ना, गर्म हवा पैसिफिक के ईस्टर्न पार्ट में इकट्ठा हो गई, तो यूएस की जो विंटर है वो गर्म रहती है थोड़ी कंपैरेटिवली एल नीनो के दौरान। और कैलिफोर्निया का जो रीजन है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कैलिफोर्निया यहाँ पे है, वही है, मतलब इस रीजन में बारिश तो हो ही रही है ज़्यादा, तो ये तो कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है। बट ये ग्लोबल इम्पैक्ट जो है ना, ये आपको याद रखने हैं। ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि एल नीनो का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, और मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा अलग से। फाइन, तो ये होता है। अब समझते हैं ला नीना को। एल नीनो तो हमने समझ लिया। एल नीनो बाय द वे एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है द किड या द बॉय, और ला नीना भी स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब है द गर्ल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गर्ल है वो बॉय के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में क्या था, नॉर्मल कंडीशंस में क्या था, जो वाटर है, पानी है, वो इस डायरेक्शन में घूमता है और फिर नीचे से अपवेलिंग करके पेरू के पास ऊपर आ जाता है न्यूट्रिएंट्स को लेके। जो हवा है, हवा इस डायरेक्शन में जाती है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर राइज करती है ना, और वॉकर सर्कुलेशन बना के पेरू के ऊपर हवा नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बनता है, इसलिए यहाँ पे बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन थी। एल नीनो में इसका ऑपोजिट होता है, एल नीनो में इसका ऑपोजिट होता है, और ला नीना में क्या होता है, ला नीना में एल नीनो का ऑपोजिट होता है। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है ना, जो नॉर्मल ये चीज चल रही थी, ला नीना इसी चीज को एक्सट्रीम पे ले जाता है। मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस थी ना वही ला नीना है, बट सारी चीजें एक्सट्रीम होती है। जो हवा का डायरेक्शन है और हवा की स्पीड है, ट्रेड विंड्स की जो स्पीड है बहुत फास्ट हो जाती है। जो ये गर्म था ना ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ऑस्ट्रेलिया वाला जो पानी था गर्म, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। जो बादल बने थे यहाँ पे, क्लाउड्स बने थे, ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। इतना इतना ज़्यादा यहाँ पे एक अपड्राफ्ट बनता है कि यहाँ पे बादल बन रहे थे, नॉर्मल कंडीशन में तो बादल थे, यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है ला नीना में, यहाँ पे साइक्लोन टाइप बन जाएगा, बहुत तेज़ फ्लडिंग होगी, बाढ़ आएगी, बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म आएंगे, बिजलियाँ गिरेगी। फाइन, और समुद्र के नीचे, समुद्र का डायरेक्शन, समुद्र की सतह पे जो पानी है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके बाद समुद्र का पानी नीचे जाता है समुद्र की बॉटम पर, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को लेके यहाँ पे आता था। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है ना, ये भी, इसकी भी स्पीड तेज़ हो जाएगी। मतलब ओशन करंट की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी, और जो अपवेलिंग है, जो अपवेलिंग पेरू के कोस्ट पे होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो फिशरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि फिशरीज़ क्या होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन होगा उनको ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपवेलिंग होती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में साउथ अमेरिका, पेरू, इक्वाडोर, चिले, यहाँ पे क्या होती है, ड्राई कंडीशन है ना। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन में ड्राई था, ला नीना क्या है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे सिर्फ ड्राई नहीं होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम सूखा पड़ेगा, यहाँ पे ड्राउट आ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉट होगा, बारिश होगी ही नहीं। ड्राई कंडीशन का मतलब बारिश बहुत कम होती है। इस ला नीना के अंदर तो बारिश होने के चांस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा ला नीना के अंदर यहाँ पे साउथ अमेरिका की साइड, और वहीं बाढ़ आएगी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइन, स्ट्रॉन्गर विंड्स पुश वार्म सरफेस वाटर टुवर्ड्स द वेस्ट, इस डायरेक्शन में, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन थी ना उसका ही एक्सट्रीम वर्जन है क्या, ला नीना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ये मैप तो मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में दिखाया था, लेकिन ला नीना में यही जो बादल बनने का तरीका है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। फाइन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देख सकते हो सेम जो नॉर्मल कंडीशन थी, अब ये जो पानी है ना एक्स्ट्रा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है नॉर्मल कंडीशन से, और यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा हॉट है, नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में चल रही है काफ़ी तेज़। तो यहाँ पे जो अब
परू के साइड अपवेलिंग है ये बढ़ जाएगी, ये ऐसा क्यों है ये मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और मरीन प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उससे। और जो वेस्टर्न पैसिफिक है, जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होगी और बारिश बहुत तेज़ होगी। उसके अलावा वहाँ पे जो पानी था, गर्म पानी वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो विंटर्स है ऑस्ट्रेलिया में वो गर्म रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइन। और फ्लड्स आएगी, लैंडस्लाइड्स आएगी, स्टॉर्म्स आएंगे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन का ये एक्सट्रीम रीजन होता ही है। ला नीना का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो क्या है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग मानसून। देखो एल नीनो में क्या था, मानसून तो वीक हो जाते हैं और वैसे भी जो नॉर्मल बारिश है वो कम होती है और सूखा पड़ जाता है। ला नीना में उसका उल्टा होता है, यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। नॉर्मल कंडीशन में बारिश मानसून जितना आएगा ना, मानसून पे पैसिफिक ओशन वाला ये जो वेदर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल कंडीशन में। एल नीनो में मानसून वीक हो जाता है और ला नीना में मानसून स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, मानसून स्ट्रांग हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। साउथ अमेरिका में ड्राउट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सट्रीमली ड्राई हो गया। यहाँ पे यूएस में जो विंटर है वो कोल्ड रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन थोड़े बहुत हरिकेन आते रहते हैं। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर और डिस्कशन एनसो के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी यहाँ पे आपको एक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, तब आपको इन सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। फाइन। अगर आपको और डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानना है और मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके और इस इंस्टाग्राम आईडी पे कॉन्टैक्ट करके मैसेज करके और डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, दिस वॉज ज़ैबर स्नेही, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ वेरी गुड डे।